हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे हो मेरे प्यारे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस। कल मैं पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें से 10 सवाल पढ़ाया था। आज मैं पार्ट 2 बता रहा हूँ, इसमें 8 क्वेश्चन बताऊंगा सब्जेक्टिव का, जो मैं गेस किया था आपको। ठीक है, गेस क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव में गेस क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आप कहीं से अरेंज कर ले, यानी कि आपके पास गाइड वगैरह हो तो मिला ही लिए होंगे। नहीं मिला तो देखिए, जहाँ तक कोशिश करें आप लोग खुद से, अपने दोस्तों से, भाई से, जहाँ से भी हो पाए क्वेश्चन को आप ले लें। क्योंकि जो मैं गेस किया हूँ डियर, पक्का उससे क्वेश्चन टपकेगा तो टपकेगा। एकदम पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे पक्का। और जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारा काम रहता है, एक ही बार करके देना इम्पॉसिबल मेरे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल जो मैं आपको बताया था, ये सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के बारे में, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे, इसका पीडीएफ भी आपको मैं भेजा था। राजनीतिक दल की परिभाषा दें, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें, गुप्त मतदान क्या है, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। ये कल मैं आपको बताया था। आज पढ़ेंगे यहाँ से संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। ठीक है, संघीय शासन की 2 विशेषता। तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए। अगर ये लॉन्ग में 5 नंबर में आ गया तो चारों के चारों लिख देना। अगर 2 नंबर वाला सवाल में आता है तो आप 2 ही पॉइंट लिखना। ठीक है, 2 ही पॉइंट लिखना। मैं यहाँ पे 4 बता दे रहा हूँ। संघीय शासन, देखो संघीय शासन मतलब केंद्रीय शासन। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। मतलब संघीय शासन जो होती है उसमें सर्वोच्च जो सत्ता होती है, सारी जो मेन रूप से जो सत्ता होती है ना, जो सत्ता होती है मेन रूप से, वो क्या केंद्र सरकार के, राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केंद्र सरकार के पास होती है। और उसकी जो इकाइयाँ हैं, उसका जो कैबिनेट होता है, जो मंत्री, उसमें जो है बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा है संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है, दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होती है। दूसरा स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार होती है। ठीक है, जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। मतलब संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है। ये बनता है ऑब्जेक्टिव सवाल कि संघीय व्यवस्था में कितनी सरकार होती है, तो दोहरी सरकार होती है। पहला एक केंद्रीय स्तर पे होती है, एक प्रांतीय स्तर होती है, या क्षेत्रीय स्तर या राज्य स्तर भी बोल सकते हैं इसको। तो जो केंद्रीय स्तर पे जो सरकार होती है उसका अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, राष्ट्र के महत्व के लिए। और जो होता है प्रांतीय स्तर पर क्षेत्रीय सरकार होती है जिनका अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय के होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। मतलब अपने क्षेत्र में खुद संभालती है पूरा जो उसका जिम्मेदारी दिया गया है, और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होते हैं। मतलब अगर काम नहीं हुआ तो भी उत्तरदायी, हुआ तो भी उसको देना, रिपोर्ट वगैरह जो भी हो। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन पर करती है ना। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर अलग है शासन करती है। तो अलग अलग सरकार है, स्तर की जो सरकार, जैसे केंद्रीय सरकार हो गया, केंद्रीय स्तर पर हो गया, प्रांतीय स्तर पर हो गया, उनके जो सरकारें होती है एक ही नागरिक समूह, सबका तो एक ही नागरिक, मतलब भारतीय राज्य है, भारतीय नागरिक है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सांप्रदायिकता क्या है। किसी ने बंदे मेरे पास कमेंट किया था और उसको मैं बना दूंगा वीडियो। संप्रदायवाद, जातिवाद, राष्ट्रीयवाद, वाद करके मतलब 11 सवाल है, हम सबको बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको भी याद होगा, बहुत याद वाला सवाल। जातिवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, है ना, ये सब था। मैं आपको बना दूंगा। एक बंदे कमेंट किया था मेरे पास, टेलीग्राम पे मैसेज किया था, करवा दूंगा। सांप्रदायिकता धर्म का एक विकृत रूप है। धर्म के विकृत रूप है। ठीक है, जब व्यक्ति का समूह अपने हितों में या अपने समूहों के हितों में धर्म का प्रयोग कर अपने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक और एवं आर्थिक हितों के लिए करते हैं तो राष्ट्र हित को अस्वीकार होता है, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और अगर वो कुछ काम कर रहा, धर्म के आड़े में कोई काम कर रहा, चाहे वो राजनीतिक का काम हो, चाहे वो धार्मिक का काम हो, चाहे वो सामाजिक, मतलब धर्म का बंटवारा, धर्म के नाम पे कोई काम कर रहा, समझे। जैसे कि राजनीतिक, हम है जात को जात लेते हैं, हिंदू है, हिंदू वोट देगा, होता है ना ऐसा, मुस्लिम को वोट देगा, ईसाई को वोट देगा। अगर ऐसे करता है, जब समाज में देखिए, अगर समाज में करता है कि अपना समाज में बहुत सारा आपका, जैसे देख सकते हैं, जैसे कि अलग अलग समाज पार्टी है, तो ब्राह्मण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अलग अलग समाज, यादव है तो यादव को वोट देगा, सिन्हा है तो सिन्हा को देगा, ऐसा होता है। धार्मिक मामले में भी देखिए अलग अलग। तो आर्थिक, अब ये क्यों करता है, ये सब के सबका मन क्या है
जितना भी काम दुनिया में हो रहा सबका मन वही है, आर्थिक, पैसा ही कमाने का मकसद है। चाहे बिजनेस करे, चाहे व्यापारिक करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे लड़ाई करे, फसाद करे, जो भी कर रहा सबका आर्थिक मतलब है। और उसके हितों के लिए जहाँ पे धर्म का प्रयोग करता है, जो राष्ट्र हित के लिए मतलब अपने देश के लिए स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है, अस्वीकारनीय है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता बोलेंगे। तो समझ में आ रहा सांप्रदायिकता किसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या समूह का जो अपने समूह हितों में धर्म का प्रयोग करता है अपने काम के लिए, चाहे वो राजनीतिक के या धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक के लिए या पैसा कमाने के लिए अगर धर्म का प्रयोग करता है तो वो जो करता है ना, वो जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं। याद रहेगा। आगे सवाल बोलता है पंचायती राज क्या है। देखिए पंचायती राज एक ऐसी संस्था व्यवस्था है जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, देखो याद कर लो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत पहला नंबर पे जाता है, ठीक है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ये प्रथम नंबर पे आता है, ठीक है, ये द्वितीय नंबर पे आता है और ये तृतीय नंबर पे आता है। सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, और उसके बाद होता है जिला प्रखंड पे जिला स्तर पर पंचायत समिति, और सॉरी प्रखंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पे बोले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया जिला परिषद का चयन किया जाता है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है ना। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है, देख रहे हैं ना। और जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। और एक तो आप एक तो और आप ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी, ग्राम परिषद में ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम कचहरी होता है, ठीक है, इसका प्रधान कौन होता है, आप पढ़े ना, सरपंच कौन होता है, सरपंच होता है। तो इससे कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को कि सब्जेक्टिव से डरा मत कीजिए, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना तो पता है आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्टिव से डरिए मत, सब्जेक्टिव पढ़िए, आपको याद हो या ना हो लेकिन सब्जेक्टिव जरूर पढ़िए। तो देखिए कितना अच्छा आपको नॉलेज मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और सारा ऑब्जेक्टिव आप पढ़ चुके हैं कि ग्राम स्तर पे कौन सा होता है, ग्राम स्तर पर पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद, ये सब आप पंचायत पढ़ चुके हैं। बस ऑब्जेक्टिव को एक लाइन से सजा के लिख देना है, ठीक है। फिर पंचायती राज में क्या होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया। सवाल बनता है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया। पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर होता है, सवाल ऐसे भी आता है कि पंचायत समिति किस स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर पे, है ना डियर। ग्राम पंचायत किस स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पे। जिला परिषद किस स्तर पर होता है, जिला, तो जिला पता चल रहा। पंचायत समिति प्रखंड, इसको थोड़ा याद है, यही थोड़ा कंफ्यूजन करता है, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पे, ठीक है। तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होगा, प्रधान प्रमुख होगा, और जिला परिषद का प्रमुख कौन होगा, अध्यक्ष होगा, याद रखिएगा। और हमारे बिहार राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू है ना, यहाँ तृतीय व्यवस्था लागू है, ठीक है। 2005 में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी, सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई, सब तो पता आपको है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दबाव समूह की परिभाषा दें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका, दबाव समूह है ना, दबाव, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दबाव समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो मान्य एवं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या लगे, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांगे करके अपने सामान्य नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये दबाव नीति हुआ, मतलब कोई दबाव डाल रहा, प्रेशर डाल रहा। दबाव एक क्या होता है, दबाव समूह मतलब किसी व्यक्ति का समूह होता है। अब वो क्या कर लेगा, जो मान्य तरीके से या सामान्य तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए सरकार से कुछ डिमांड करता है, मांग करता है, अपनी नीति को अगर नहीं करेगा तो जो सरकार की जो नीतियां है उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसे में सरकार उसकी मांगों को पूरी करती है। जिस तरह से आतंकवाद के सुने होंगे, तो आतंकवाद क्या करता है, किसी जगह को हमला कर लिया, या तो अगर किसी एरिया है, एरिया का अगर प्रमुख आदमी है ना, तो उसको क्या कर लिया, अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। अब उसके जहाँ पे सरकार से डिमांड करे, फिल्म वगैरह देखोगे ना, दिल जले वगैरह देखो, बहुत कुछ देखोगे, तो क्या करता है, डिमांड करता है, तो यही सब करता है, ठीक है। तो वो एक नीतियों को प्रभावित करता है, इसमें क्या कर सरकार को झुकना पड़ता है। यह समूह ऐसे लोगों का संगठन है जिसमें विशेष कार्यकर्ता होते हैं, है ना, जिनकी सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होती है। वो राजनीतिक में भी रहता है, सामाजिक में भी रहता है। कौन, जो दबाव समूह होता है, जो दबाव डालता है। वस्तुतः कुछ विशेष लाभों की प्राप्ति के लिए यह समूह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपनी बातों को दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। देखोगे कि अपने हित को मनवाने के लिए क्या करते हैं, लोग जुड़ जाते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं अपने मांग को पूरा करने के लिए, तो वो दबाव समूह इसको बोला गया, ठीक है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, देखिए और भी उद्देश्य है लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं, तीन ही उद्देश्य लिखा गया है।
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन संपदा की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा भी लिख सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा, मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति, ये भी है ना, ये याद रखिएगा। अगर दे दिया ना तो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी है, वन की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा, वन संपदा की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए, भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याओं का वर्णन करें। कितने समस्याओं का? 4 समस्याओं का। भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या क्या है भाई? पहला समस्या देखें, भारत में शिक्षा का अभाव है। सबसे बड़ी समस्या भारत में शिक्षा, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा है। और एक तो बहुत से तो अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे तो लोग पढ़ लिख के गोबर गणेश है, मतलब पढ़ लिख के भी अनपढ़ तरह काम करते हैं। ये भी क्या है, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि पढ़ लिख करके जाहिल वाला बातें करते हैं, पढ़ लिख करके एकदम अनपढ़ के टाइप का बात करते हैं। तो एक तो अशिक्षा फैला हुआ, अब पढ़ लिख कर भी अशिक्षा वाला काम कर रहे हैं, पढ़ लिख करके भी देश को मतलब गड्ढे में ढकेले जा रहे हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहते। जाहिर बात, जो अगर जनता जब अनपढ़ रहेगी तो उसका क्या अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है, उसको खुद नहीं पता रहेगा, तो सरकार अपने जो भी सरकार है अपने मनमानी काम करेगी। तो एक समस्या ये भी है। तो इससे इस समस्या को निपटने के लिए क्या जरूरत है? हमको शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है, हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव अधिक। बिल्कुल, हमारे देश में क्या है, जाति तो समानता है, ये जाति समानता की जगह क्या है? जाति, हमको समानता होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि लोकतंत्र है हमारे देश में, जाति समान हो जाए, लेकिन नहीं है। और अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, ऊंच नीच है। ये तो खैर जाति अलग है तो अलग बात है, धर्म अलग है तो अलग बात है। ऊंच नीच, सबसे बड़ा भाव ऊंच नीच, भेदभाव, तुम ये है तो तुम कलाल है, तो तुम ये है तो तुम यादव है, तुम मांझी है, मतलब इस टाइप का भेदभाव जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझ पाती। बिल्कुल सही बात है, जो भारत की जो जनता होती है, मत देने का, वोट देने का क्या इंपॉर्टेंस है उसको नहीं जान पा रही है। अतः मतदान का दुरुपयोग होता है, इसके कारण का मतदान का दुरुपयोग होता है। गया, अरे हटाओ ने, कौन जाएगा वोट देने के लिए, हमको क्या होगा वोट देके, जीतेगा मोदी तो हम क्या करेंगे, वो तुम प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे लोग समझते हैं। तो ये कैसे, ये माइंड में ख्याल कैसे आता है? वही लोग के ख्याल आता है जो अनपढ़ होता है। बूढ़ा लोग को देखिएगा पुराना गाँव में, हट बेटा क्या करियो, जाओ हम खेत में गेहूं लगाना, ऐसे बोलता है ना, गेहूं जा रहे खेत में लगा, क्या करिए, वोट वोट देकर कोई फायदा ना हो, बोलता है ना जी। तो ये क्या है, ये अनपढ़ की पहचान है, अपने महत्व को नहीं समझता। अब जब वोट नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। अगर किसी को ले भी चला गया गोदी उठा करके, दादी को अम्मा को गोदी उठा कर देखते हैं, ले जाता है दादी को अम्मा, अब उसको पता चला अच्छा ये कौन लाल वाला है, हरा वाला है, अब जिसको पता चला वहाँ दबा दिया, लेंस का भी तो प्रॉब्लम रहता है दादी अम्मा लोग को, अब दादा लोग को भी। भारत में आर्थिक समानता अभाव है। देखो, आर्थिक मतलब सबके पास पैसा बराबर नहीं है, गरीबी ज़्यादा है, आर्थिक समानता का अभाव है ना। आर्थिक समान होना चाहिए, मतलब एक एवरेज में होना चाहिए, लेकिन एवरेज में कुछ नहीं है। कोई है तो बहुत ही गरीब है, कोई है तो बहुत अमीर है, कोई मीडियम है, कोई एकदम मीडियम है, कोई मीडियम में भी 2-3 कैटेगरी है, मीडियम है, फिर लो मीडियम, फिर हाई मीडियम, ठीक है। तो इस तरह से भारत में आर्थिक समानता का अभाव है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार हो जा रहा है ना। आर्थिक समानता के कारण क्या, और राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार हो जा रहा है। कुछ लोग के पास एकदम गरीब है तो दबे हुए राजनीतिक दल से, कुछ लोग अमीर है तो राजनीति में कूद जा रहे हैं, तो जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहा है, जो गरीब है गरीब बनते जा रहे हैं। ये है लोकतंत्र की बहुत बड़ी समस्याएं। तो मेरी बात सुन करके मेरे ख्याल से आपको बहुत क्वेश्चन का आंसर याद हो रहा होगा, और ऐसा ही आपको पढ़ करके समझना है, याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैं लास्ट में एक वीडियो बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? देखो, ये वर्ड से समझ लीजिए, धर्मनिरपेक्ष मतलब जिस धर्म का भेदभाव, जिसमें धर्म का भेदभाव ना किया जाए, एक ऐसी राज्य, एक ऐसा देश जिसमें धर्म का भेदभाव ना किया जाए कि कौन धर्म को है, उसको बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे वैसा राज्य जिसमें कि सभी जाति, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कि लोग बिना भेदभाव के निवास करते हैं। जैसे हमारे देश में जातिवाद तो है, हमारे देश में धर्म है, लेकिन फिर भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि हमारे भारत देश के जैसा कोई देश नहीं है दुनिया में जहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, मतलब अनगिनत धर्म के लोग हैं। जाति तो मत पूछे, धर्म तो है ये, जाति तो मत पूछे कितने सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये है क्या, धर्मनिरपेक्ष, मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्म जाति के लोग बिना भेदभाव के रहते हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। सरकार किसी को या संविधान किसी को अलग से अधिकार नहीं दिया गया कि ये धर्म बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं दिया गया, ठीक है। सबको बराबर का हिस्सा दिया गया। अब अपने मन से कोई मानता है तो अलग बात है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में एकता का विकास होता है। बिल्कुल, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसलिए तो हमारे देश में एकता का विकास होता है। कोई देश तुरंत आक्रमण करता है, सब लोग एकदम कफन बांध के तैयार होता है कि छोड़ेंगे नहीं, है ना।
आपस में भाईचारे की भावना, देखिए आपस में भाईचारे की भावना का विकास होता है। कैसे आपस में भाईचारे भावना का विकास कैसे होता है? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अगर ये शब्द नहीं होता ना तो भाईचारे की नहीं होती हमारे पास। आपसी लड़ाई झगड़ा की समस्या कम उत्पन्न, लड़ाई झगड़ा तो होना, ये तो फितरत है आदमी का, लड़ाई झगड़ा तो होगा, लेकिन आपसी लड़ाई झगड़ा बहुत कम है ना, नहीं के बराबर होती है लेकिन बहुत कम। तो धर्मनिरपेक्ष ऐसा है ही है, तो वहाँ पे जो प्रशासन होता है वो भी कंट्रोल करता है, सरकार भी कंट्रोल करती है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी जाति धर्म में लोग आपस में भाईचारा एक सद्भावना बनाकर निवास करते हैं। बिल्कुल आप देखोगे एक ही झंडे के नीचे सभी जाति के लोग खड़े हो जाते हैं। क्या बात है, ये है हमारे देश की शान। चलते आगे सवाल पढ़ते हैं। समवर्ती सूची क्या है? देखिए इसके अंतर्गत पढ़ लीजिए। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है, वन, विवाह, न्याय, विवाह का जो न्याय व्यवस्था इत्यादि कार्य आते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार दोनों ही कानून बना सकती है ना, लेकिन जब दोनों के बनाए गए कानून एक दूसरे से अगर टकराती है तो केंद्र का कानून सबसे मतलब वैल्यूएबल माना जाएगा, केंद्र का कानून ही मान्य होगा। देखो सूचियां मेन रूप से सूचियां 3 हैं, एक संघ सूची, ठीक है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। संघ सूची में एक ऐसा काम है जो सिर्फ केंद्र सरकार करेगी, उसमें राज्य सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। संघ सूची हो गया, जैसे रेल हो गया, रेल जो होता है, बैंकिंग हो गया, रेल सेवा हो गया, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सब के सब सेंट्रल होता है, ठीक है। राज्य, और राज्य के अंतर्गत बहुत सारा काम आ गया, ठीक है। तो राज्य के अंतर्गत जब काम जो है उसमें सरकार, जो केंद्र सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन समवर्ती सूची एक ऐसी है जो दोनों मिला हुआ है, इसमें केंद्र का भी और राज्य का भी। वही तो बोला गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा, देखते हैं शिक्षा, बिहार सरकार भी शिक्षा निकालती है, और केंद्र सेंट्रल भी शिक्षा होता है ना, सेंट्रल टीचर भी होते हैं, बिहार भी टीचर होते हैं। वन के बिहार भी वाला भी देखते हैं, उधर वाले, मतलब अलग अलग राज्य के बारे में, बिहार से बोल रहा हूँ, अलग अलग राज्य वाला भी देखता है। विवाह का जो न्याय होता है, दोनों जो ना केंद्र राज्य दोनों के सर्वसम्मति से ही सब होता है, कानून बनता है, ठीक है। समवर्ती सूची केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों ही कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों मिलकर कानून बनाता है। लेकिन अगर ये दोनों मान लें कि सेम कानून बनाया, मान लें कि शिक्षा पे दोनों शिक्षा ने कानून बना दिया, ठीक है, ये भी बना दिया और केंद्र भी बना दिया, राज्य बना दिया, लेकिन अगर दोनों का कानून टकराती है, ठीक है, तो बहस चलती है, तो केंद्र का जो बनाया हुआ कानून वैसी को वैल्यूएबल माना जाएगा, मान्य होगा, ठीक है, बाकी राज्य को मान्य नहीं होगा। मतलब मिला जुला कर देखा जाए तो सबसे ऊंचा जो है वही रहेगा, ठीक है। गठबंधन की राजनीतिक लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति, देखिए अभी गठबंधन की सरकारें भी चल रही है। राजनीतिक दल आवाम से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल आवाम लोग मिलकर ही तो राजनीतिक, हम ही लोग मिलकर तो राजनीतिक दल बनाते हैं। इसकी इकाइयाँ स्पष्ट राष्ट्र के निचले स्तर तक होते हैं। राजनीतिक दल की पकड़ जनता की भावनाओं विचारों तक होती है। राजनीतिक दल एक ऐसा दल, अगर राजनीतिक दल को स्ट्रांग बनाना है तो जनता की क्या भावनाएं हैं, जनता के क्या विचारें हैं, सबको सब तक पहुँच होना चाहिए। यह जनता की नब्ज बखूबी पहचानते हैं कि जनता कहाँ पे मेरा काम आएगा और हम जनता के कहाँ पे काम आएंगे। खैर वो तो काम आएंगे, लेकिन जनता के काम कहाँ पे आना वो जानता है। परिणाम का यह होता है, परिणाम था कि सत्ता अपना निर्णय राजनीतिक दलों के विचारों को जानकर करती है, ताकि नीतियां कहीं जन विरोधी ना बन जाए। मतलब जो भी नीति बनाया जाता है ना, जनता के मस्तिष्क को पढ़ लेता है लोग, ठीक है। जो राजनीतिक दल, जो पार्टियां होती है, जनता को पढ़ा होता है, अर्थात जनता कहाँ तक है, जनता क्या सोचती है, जनता को क्या चाहिए, ये एक अच्छी राजनीतिक दल की पहचान है, जो जनता के लिए फायदा हो और उसके लिए काम करे। परिणाम स्वरूप उसे सत्ता में बेदखल होना पड़ जाए, है ना। अब देखिए राजनीतिक दलों का आधार जात, धर्म, क्षेत्र, लिंग आधार नहीं होता है। राजनीतिक दल का ये सब होना ही नहीं चाहिए। इसलिए दलों की नीतियाँ, कार्यक्रम समग्र व्यापक होता है, किसी क्षेत्र विशेष या हित के लिए नहीं। राजनीतिक दलों का प्रयास होता है कि निर्णय समग्रता से लिया जाए जिसमें समाज का कोई भी तब तक संतुष्ट ना हो। इस प्रकार राजनीतिक दलों के सहयोग से ही लोकतंत्र व्यवस्था चलाई जा सकती है। लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक दलों की अपरिहार्यता को नज़रअंदाज किया जाता है, तभी तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं डियर। ये है आपका लास्ट सवाल, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। भारत में किस प्रकार की जातिगत असमानताएं है, स्पष्ट करें। सामुदायिक समाज की संरचना स्वाभाविक समुदाय बनाती है, जातियों के हित के अलग अलग होते हैं, फलस्वरूप जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति व्याप्त होती है। इन संघर्षों एवं तनाव के पीछे जातियों के हित छुपे होते हैं। परिणाम स्वरूप कहीं भी कोई लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जाति का भाव। अगर कोई यादव कोई मांझी से लड़ रहा तो यादव वाला आदमी यादव के साथ देता है, देखते होंगे ध्यान से, है ना। तो ये जाति असमानताएं पड़ता है, ये यादव वाला सब यादव के साथ, हालांकि गलती इसी की है लेकिन सब इसी के साथ दे रखा है, जाति होता है ऐसा, देखोगे आप। परिणाम स्वरूप तो जातिगत टकराव की स्थिति बन जाती है। पिछड़ी जातियों
जातियाँ बनाम अगली जाति, ऐसा होता है, पिछड़ी जातियाँ अगली जातियाँ, मतलब एक ब्राह्मण समाज या कोई मान लो ना, कोई भी जाति ले लो, अब वो जाति आपस में लड़ रही, क्यों? जाति के नाम पे। उस जाति में अगर कोई बंदा लड़ा हुआ, हालांकि देखते क्लास में पढ़ते हैं, आप ही लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सब अलग अलग, कोई मांझी का है, कोई यादव है, कोई चमार है, कोई सिन्हा है, बहुत सारे हैं, है ना। मुस्लिम में भी बहुत सारी जाति होता है, अंसारी है, बहुत सारा अलग अलग, इराकी है। तो इन जाति तो क्लास पढ़ने का हिस्से में रहते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा जब बात होती है ना, और अगर इसकी गलती है तो इसकी सारी जातियाँ इसी को साथ देगी। क्या है? अरे बाप रे, मेरे जात के आदमी है, इसको कोई ना कुछ करेगा, कवर मतलब एयरफोर्स क्या होता है, फोर्स कर देता है, कोई नहीं करेगा इसको, कुछ नहीं कुछ करेगा। और इसके जाति वाले आदमी, अब बेचारा जो कमजोर वाला है तो इसको क्या करेगा, सब अटैक कर देगा इस पर, होता है ना, पिछड़ी जाति में सब अटैक कर लेता है। दलित, पिछड़े एवं दलितों के बीच संघर्ष, व्यक्तिगत असमानता पर पनपने एवं असंतोष होता है। बिहार के संदर्भ में दलित महादलित, जिसका आधार भी समुदाय विशेष सामाजिक जातिगत विभाजन है, उभर कर सामने आता है। कौन? तो जो अभी जो बड़े बड़े ओहदे पर जो पहुंचे हुए हैं, जो दलित है, महादलित, सरकार ने आरक्षण दी तभी तो पहुंचे हैं, नहीं तो पता नहीं उन लोग का क्या हाल होता है। ये तो कृपा है भारत सरकार की। निर्वाचन के पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्र विशेष द्वारा हेतु चुनते समय क्षेत्र की जातीय समीकरण का ध्यान रखना। जब भी चुनाव होता, देखते हैं जब भी चुनाव वगैरह होता है, तो चाहे चमार का है ना हो, चाहे मुसहर का है ना हो, सबके पास जाता है नेता, हाथ जोड़ के जाता है, ए बाबू दे दे हमारा वोटवा, है ना, सब जाता है गुम। तो क्या करता है, उसको वोट चाहिए। कैसे जातीय समीकरण, कैसे जाति, सभी जाति को मिलाने को, अलग अलग जाति, अरे ये है, उधर जाता है तो इसको लिए बोलता है, उधर जाता है। हर आदमी, जैसे हर आदमी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, ये आदमी है तो इस जाति के लिए, ये आदमी इस जाति, सब एक ही पार्टी का है, ये आदमी खाली इस नेता, ई आदमी ई नेता इस जाति के लिए, इस ई नेता इस जाति के लिए, ई नेता इस जाति के लिए, चूंकि जान रहा ई नेता इसके पास आ जाएगा तो इसका वोटवा नहीं मिलेगा, है ना। तो आज सरकार वही है। तो ये जातीय समीकरण कौन ध्यान को रखती है? राजनीतिक दल जो है बहुत चालाक होते हैं। सरकार गठन के समय भी जातीय तोड़जोड़ का ध्यान, सरकार जब बन जाती है तो किसको बनाना है अध्यक्ष, किसको क्या बनाना, उस टाइम भी सरकार भी वो होता है, मुद्दे उठाया जाता है। जाति के आधार पर पार्टी का गठन भी होता है। जाति विशेष को पार्टी का वोट बैंक आदि, है ना, वोट बैंक बोलते हैं, वोट बैंक हम लोग को ना वोट बैंक है, जाति मेरा वोट बैंक इतना है, मतलब मेरा जात उतना है, हमको वोट मिलेगा तो मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। ये स्थितियाँ सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है कि जाति का महत्व अभी भी है, बिल्कुल अभी भी जाति का महत्व है। अगर कोई जान ले, अगर अलग अलग जाति का लोग साथ चाहे किसी को जिताने के लिए तो जिता सकता है ना। जैसे जीतन राम मांझी, देखिए बिहार में जीतन राम मांझी, जिसका कोई नामो निशान नहीं था, है ना, एक बार आया, अब सभी लोग मांझी लोग उसके साथ हो गए। हम किसी को बुराई नहीं कर रहे, लेकिन देखिए जाति का असर पड़ रहा देखने को मिलता है ना। राजनीतिक, जैसे लालू यादव जानिए, लालू यादव, सभी लोग यादव लोग लालू यादव, लालू चाहे कुछ भी करे, लालू यादव जेल में जाए चाहे कुछ भी करे वो, लेकिन सब लालू अपना जात को देख रहा है ना, बिल्कुल। तो आप अलग अलग अपने जात, भूमियार है तो भूमियार को दे रहा है वोटिंग, ऐसा होता है। मुसलमान है तो मुसलमान को दे रहा है। ये जाति अभी तक बना हुआ है, और लोगों को ऐसे में सरकार तो बनना तो बहुत मुश्किल होता है, जब इसलिए गठबंधन करना पड़ता है फिर लेकिन जो अपना क्षेत्रीय सरकार को अगर जिताना चाहती है तो जिता लेती है। यही होता है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, बस जो भी काम करते हैं ना राजनीतिक दल, जो भी काम करती है बस अपने स्वार्थ के लिए। नेता बन जाएगा, कोई हाथ जोड़ने नहीं आएगा आपको, क्या हो रहा, कौन गरीब मर रहा, कहाँ नाला डूब गया, कहाँ नाला टूट गया, कहाँ पुल टूटा हुआ है, कहाँ वाला कुछ हो गया, कोई ध्यान देने नहीं आएगा। बहुत कम, नहीं के बराबर, बहुत कम होता है। अगर वैसा करें तो फिर हमारा देश सर्वोपरि हो जाए और अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, मजा आया वीडियो तो लाइक करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्ट सॉल, थैंक यू एवरीवन।